बहुत जोश वोश दिखा दिए, बैठ रही है, बैठ जाइए, कुर्सी है तो बैठ जाइए, नहीं तो खड़ा होना तो साइड में खड़ा हो जाइए। आप लोग इस सांझ की बेला में अपना समय, कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जो जनसुराज नीतीश कुमार का दारूबंदी नहीं है, तुम्हें दिख रहा है, अब ज्यादा जोश मत दिखाओ, सबको मालूम है कि दारूबंदी नहीं है, काहे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो। हम बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, दारू घरे घरे बिक रहा है, तुमको देख के लग रहा है। तो भैया ऐसा है, मंच पर बैठे हुए हमारे जितने वरीय साथी हैं, जिन्होंने जनसुराज के इस विचार को, इस प्रयास को आज तक बिहार में घर घर पहुंचाने में अब मेरे साथ कंधा लगाया है, इन सभी साथियों का भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि भैया ये नगर संवाद क्यों करते हैं। किसी लड़के ने पूछा कि नगर संवाद करने का क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि आप जैसे लोग जो यहाँ 3 बरस से ये प्रयास चल रहा है, फिर भी आपको ये भी नहीं पता है कि जनसुराज में 3 बरस से शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, हाजीपुर के लिए, भ्रष्टाचार के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको ये भी नहीं पता है। दिन भर आप मोबाइल पर देखते हैं, बात सुन रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कई साथियों ने वो सवाल भी किया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाई जनसुराज शिक्षा सुधारने के लिए क्या कह रहा है। कोई कह रहा है कि भैया हाजीपुर के लिए कीजिएगा, बताइए, यहाँ सड़क बहुत खराब है। सांख्यिकी के साथी ने बताया भैया हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे लिए क्या कीजिएगा बताइए। वित्त रहित शिक्षक बता रहे हैं कि भैया हमारी आवाज आप नहीं उठा रहे हैं। सहारा के लिए 2 साथियों ने कहा कि सहारा का पैसा कब दीजिएगा, दिलवाइएगा। तो मेरे भाई, हम आपका काम या कोई नेता आपका काम क्यों करेगा। कम से कम हाजीपुर की जनता को तो ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप तो 10 साल से 10 बार से एक ही आदमी को जिताए चले जा रहे हो। एक और कह रहे हो, माइक पर कुछ बड़ा त्रस्त है, तो भैया आगे भी त्रसते रहोगे। मतलब आप इतना कष्ट में जी रहे हैं, लेकिन जब वोट देते हैं तो एक आदमी से आगे आज तक आप बढ़े नहीं, 40 बरस हो गए। तो दोनों बात कैसे हो रहा है रे भाई। अगर वित्त रहित शिक्षकों को सरकार से सुविधा नहीं मिली तो आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आपको किसने वंचित किया है आपके अधिकार से। अब फिर जब वोट होगा तो जाके वही नीतीश कुमार भाजपा को वोट दोगे। फिर काहे के लिए कह रहे हो कि वित्त रहित शिक्षा के लिए कुछ बोलिए। ये सांख्यिकी वाले लोग हैं, पिछला 10 बरस से लाठी डंडा सब खा लिए, अब फिर वोट होगा तो जाके वही नीतीश कुमार को वोट देंगे, तो कैसे सुधार होगा। अरे भाई अब नहीं होगा, ज्यादा ज्ञान मत दो। पूछते हैं काहे वोट दे रहे हो, तो लोग कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। यहाँ जितने लोग आए हैं जरा बताइए, ईवीएम पर नोटा था कि नहीं था। नोटा काहे नहीं दबाए। अगर नोटा दबाए होते तो लोग कहता है भैया वो तो वोट बर्बाद हो जाता। बिल्कुल नहीं होता। संविधान में ये लिखा हुआ है, अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट आ गया होता तो फिर से चुनाव होता और जितने लोग खड़ा थे उनको चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती। अब काहे नहीं नोटा पर दबाए। अब कह रहे हैं कि भैया विकल्प नहीं था। अरे मेरे भाई, बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है, 5 बरस बैठ के लंबा लंबा खाली बतियाना है। ये कह रहे हैं भाई साहब खड़ा होकर बड़ा जोश से भाषण दे रहे हैं कि 10,000 का है 30,000 रुपया मिलना चाहिए। इतना तो पढ़ के आओ। बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, 100 में 80 आदमी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है, महीना का 3,000 रुपया नहीं कमाता है। भाई साहब आप 30,000 का बात कर रहे हैं, नहीं कमाता है। कहां से डाटा पढ़ के आए हैं। भाषण नहीं दीजिए हमारे सामने। कहता है 30,000 होना चाहिए। अरे 10,000 हो जाए, उसी से कल्याण हो जाएगा। बिहार में याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। और जो 50 लाख लड़के नवयुवक बिहार से बाहर गए हैं नौकरी मजदूरी करने,
वो उनकी औसत आमदनी 12,500 रुपया है और पेट काटने के बाद, खर्च के बाद वो औसतन घर में 6 से 8,000 रुपया भेज पाते हैं। इसलिए जन सुराज ने कहा कि आपको जब बिहार में ही 12,000 15,000 का रोजगार हो जाएगा, कम से कम आपको बाहर जाकर गाली नहीं सुनना पड़ेगा। और कैसे होगा उसका जवाब हम दे रहे हैं, अभी फिर से देंगे। तो ये भाषण खड़ा होकर मत कहिए, कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है। गांव गांव में हम चले तो जो सबसे पहले भ्रष्टाचार का हल्ला करता है, 3 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था, तो 500 रुपया में मुखिया जी के कैंडिडेट को फोन करके वोट बेचे आ, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आ, 2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आ, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा, ईमानदार होगा। मुखिया कोई खड़ा होता है तो हम लोग गाँव में कहता है, भैया फोन करता है, मुखिया जी अभी तो कुछ आयल नहीं थे बाहर है भाई, हैं 500 रुपया लेके वोट दोगे आप, तो नेता ईमानदार कैसे होगा? 1 करोड़ रुपया देके मुखिया खर्चा करेगा तो इंदिरा आवास में पैसा नहीं लेगा तो गेहूं बेच के लाएगा पैसा। अरे बिहार के आदमी को तो भैया चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया को, विधायक को 500 रुपया लेकर मुर्गा भात के नाम को वोट देते हैं आप, वही जब जीत कर आता है, आपका न जात देखेगा न धर्म देखेगा, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 20,000 घूस लेता है और लोग बाप बाप चिल्ला रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भाई, जब 500 रुपया लेके वोट लिए बेचे थे तो वो भ्रष्टाचार नहीं था? जात के नाम पर मुर्गा भात खा के वोट दिए तो मजा आया, अब बाप बाप काहे चिल्ला रहे? हम मीठा बात ना बोलते हैं रे भाई। जब कोई नेता खड़ा होकर कैसे सुधार देगा? जब तक आप नहीं सुधरिएगा, नेता कैसे सुधार देगा भाई? बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के घर भर लें, अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। कभी हो सकता है? जब समाज एक चोर है तो नेता भी चोर है। उसको भी मालूम है काम करे न करे 500 रुपया देंगे, वोटवा दे देगा। नहीं होगा तो गांव में पाउच बांटेंगे, जात के नाम पर मुर्गा भात खाएगा, सब वोट दे देगा। तो गलती आप कीजिएगा भैया तो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। यही जन सुराज में और दूसरे दल में फर्क है। कोई पीछे से कहा इन पर भरोसा क्यों करें? सुनिए बात, लोग हमसे सवाल करता है भैया जन सुराज पर भरोसा क्यों करें? हम पहले कहते भैया हम पर भरोसा मत करो। अपने को जो बहुत चालाक समझता है वह कहता, देखा ना प्रशांत किशोर का नशा फाड़ देंगे, जाके पूछता है आके सवाल में हमसे कि आप पर भरोसा क्यों करें? हम पहले कह रहे हैं मत करो, ये कोई सवाल है? अरे हमको आपको धोखा देना होगा तो हम कहेंगे कि हम आपको धोखा देंगे, इतना बुर्बक है? अरे भाई, जिसको आपको ठगना होगा तो कभी कहेगा कि हम आपको ठगने वाले हैं? तो पूछता है भैया बताइए आप धोखा नहीं ना दीजिएगा। अगर हमको धोखा देना है तो हम आपको कहेंगे कि हम आपको धोखा देंगे। लेकिन अब सवाल लोग पूछे हैं तो हम आपको इसका जवाब दे देते हैं कि भैया आपको जन सुराज पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको चीनी का रोग है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा भैया ये रोग ऐसा है, इसका इलाज नहीं संभव है, 2 दवा सुबह शाम खाइए, संयम रत से रहिए, अब चीनी का रोग ठीक नहीं होगा, संयम से रहना पड़ेगा, चीनी चावल नहीं खाना होगा। अब आप घर पर आ गए, समझ लिए भैया चीनी का रोग है तो सुधरेगा नहीं। कोई दोस्त मित्र आपका आया, कहा पटना में इससे बढ़िया डॉक्टर है, चलिए वो ठीक कर सकते हैं। आप पटना जाइएगा, पटना में डॉक्टर साहब ये कहेंगे कि अब एक नई दवा आई है, 2 दवा नहीं खाना पड़ेगा, सुबह में खाइएगा, उसी से काम हो जाएगा, लेकिन रोग ठीक नहीं होगा। संयम तो करना ही पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। अब आप घर पर आ गए, 2-3 साल रहे, आपने ये अपने घर परिवार दोस्त मित्र को बता दिया भैया चीनी का रोग है तो ठीक होगा नहीं, मिठाई उठाई मत हमको खिलाओ। फिर अचानक से कोई आया, बोला भैया दिल्ली में एक नया डॉक्टर आए हैं, वो बता रहे हैं कि चीनी का रोग का इलाज है, आप रिजर्वेशन करा के फ्लाइट लेकर जाइएगा दिल्ली। डॉक्टर साहब ने पूछा भैया चीनी के रोग का हमको है, सब लोग कह रहा है इलाज नहीं है, कोई इसका इलाज है क्या? दिल्ली में डॉक्टर ने आपको बताया हाँ इलाज तो है, एक नई दवा आई है, एक नई दवा आई है, उसको खाने से चीनी का रोग खत्म हो सकता है। लेकिन अभी नई दवा आई है,
ट्रायल है, 50% संभावना है ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है ठीक नहीं भी हो सकता है। अगर आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं तो आप डॉक्टर से पूछिएगा, अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान नहीं ना होगा? तो डॉक्टर साहब ने अगर आपको कह दिया ना नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं है, 50% संभावना है ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है ठीक नहीं भी हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोग इस स्थिति में क्या कहेंगे? चलो भाई 50% संभावना है ना, चलो 2 खा के देखते हैं शायद ठीक हो ही जाए। तो मेरे भाई, जनसुराज वही नई दवा है। आई जो पहले का दवा आप खा रहे हैं, जो राजद है, जदयू है, भाजपा है, कांग्रेस है, वो पुरानी दवा है। इसको खा खा के आप देख लिए, आपको मालूम है इससे सुधार नहीं हो सकता है। जनसुराज से सुधार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 50% संभावना जरूर है कि सुधार हो सकता है। तो अब आप तय कर लीजिए, जो अपने को बहुत होशियार समझ रहे हैं, कि आपको पुराना एक्सपायर दवा खाना है कि नया दवा ट्राई करना है। अगर लालू का दवा खाइएगा कि नीतीश का दवा खाइएगा कि नया जनसुराज वाला दवा खाइएगा? जनसुराज की दवा खाइएगा तो आपको मालूम है कि इसमें एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहिएगा तो एक दवा वाला आपको मालूम है बिजली पानी सड़क रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और लालू जी वाला खाइएगा दवा तो फिर पुराना वाला अपहरण वाला राज में चले जाइएगा। तो आप भैया तय कर लो कि आपको नया का ट्राई करना है कि पुराने में चिपक के रहना है। मेरे भाई, लोकतंत्र में आप बेकार अपना बहुत दिमाग लगाते हैं कि किसको वोट देना है। किसको वोट देना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको खाली इतना सजग रहना है कि 5 वर्ष में रोटी को पलटते रहना है। जिसको भी वोट दीजिए उसको 5 वर्ष में पलटिए, काम करे तो भी, न करे तो भी। उसका जब तक जनता का डर बना रहेगा, किसी भी सरकार में काम आपका होता रहेगा। न तो जनसुराज आए कि नीतीश आए कि मोदी आए कि लालू आए, कोई काम नहीं करेगा। अभी पीछे एक साथी खड़े होकर कह रहे हैं कि आप जो भी बात उठा रहे हैं सरकार कर रही है। भाई, हमारा तो ना कोई एमएलए है ना एमपी है, हमसे सरकार क्यों डरेगी? सरकार हमसे नहीं डर रही है। सरकार इस बात से डर रही है कि जनता के सामने एक विकल्प आ गया है, बात नहीं सुनेंगे तो वोटवा उधर दे देगा। देखिए 20 वर्ष में जो पेंशन 400 से नहीं बढ़ा, वो 1100 हो गया। ये जनसुराज थोड़े ना किया है, ये लोकतंत्र में आपकी ताकत है। नहीं तो यही नीतीश कुमार जनसुराज नहीं रहता तो एनडीए वाला कहता है सब जाएगा कहां, लालू के डर से हम ही को वोट देगा। पेंशन 400 हो कि 200 हो, और आप भी दिल पर हाथ रख के कहिए आप भी वही करते। तो मेरे भाई, ये हमारी ताकत नहीं है, हमारी सभाओं में आने वाली भीड़ की ताकत। अभी आप वोट नहीं दिए, आप समझिए अगर आप वोट दे देंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। अभी वोट नहीं दिए, 10-20 हजार आदमी सभा में आ रहा है, ये सूचना मात्र से 400 का पेंशन 1100 हो गया, आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। झूठा ही सही, लेकिन महिलाओं को जीविका में कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देंगे, कहां से पैसा आया? ये लोकतंत्र में लोक की ताकत है, यही जनसुराज कह रहा है। जिसको वोट देना है दो, लेकिन नेताओं में हारने का डर पैदा कीजिए। नहीं कीजिएगा तो जो हाजीपुर का दशा है, मुजफ्फरपुर का दशा है, वही दशा रहेगा। जनसुराज जीत कर आएगा तो भी वही होगा। ऐसा नहीं है कि जनसुराज में सब दूध का धुला है। हम भी अगर जान जाएंगे कि हमको कोई हराएगा नहीं तो काहे काम करेगा। अगर विद्यार्थी जान जाए कि उसको 90% नंबर आना ही है तो काहे पढ़ेगा भाई? काहे पढ़ेगा? उसको 90% पहले ही से आना है। 2-3 आपने जो सवाल उठाए, एक लड़के ने जो फॉर्म की बात उठाई, ये ठीक बात है। 600 रुपया यहाँ यूपीएससी से ज्यादा फीस एग्जाम में बीपीएससी में ले रहा है। लाठी मरवा रहा है अलग, पेपर लीक हो रहा है अलग, सीट बिक रहा है वो अलग। लेकिन इस सब के बाद युवा लोग क्या करेगा? अभी वोट होगा मोदी मोदी करके फिर जाके उसी को वोट दे दोगे, कैसे सुधरेगा? जनसुराज की व्यवस्था अगर आई तो इसके घोषणा पत्र में आप पढ़िएगा, हम लोग एक ये नियम बना रहे हैं
कि एक बार आपने फीस दे दिया बिहार के छात्र होने के नाते, तो बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी परीक्षा के लिए एक ही फीस मान्य होगा। ये नीतीश कुमार लूट रहा है। वह विद्यार्थियों से, बेरोजगारों से 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपया एक साल में ले रहे हैं। यूपीएससी का परीक्षा देना, उससे 5 गुना 6 गुना पैसा यहाँ लिया जा रहा है। सहारा के लिए हम भाई झूठ बात नहीं बोलते। सहारा में जिसका पैसा फंस गया, अब वो पैसा पूरा वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 20-25 बरस केंद्र और राज्य सरकार की गलती और आपकी अपनी बेवकूफी की वजह से आपका पैसा फंस गया है। अमित शाह ने कहा कि पोर्टल बना देते हैं, सबका पैसा वापस कर देंगे लोकसभा से पहले, और सब लोग जाके कमल का वोट दबाया, इक्को को पैसा नहीं मिला। लेकिन जनसुराज ने इतना जरूर कहा है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो सहारा की जो प्रॉपर्टी बिहार में है उसको जरूर जब्त करके बेचा जाएगा, और जो पैसा उससे रिकवर हो सकता है वो सहारा के जमाधारकों को वापस किया जाएगा। ये नहीं होगा कि बिहार के गरीब जनता का पैसा जमा करके और पैसा को अपने को दिवालिया घोषित कर दिया और बड़ा बड़ा जमीन कब्जा करके मॉल बनाकर उसका रेंट वसूल रहे। इतना काम राज्य सरकार के हाथ में है, उसके आगे का काम राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। वित्त रहित शिक्षक लोग, कुछ आपको मदद नहीं होनी चाहिए। काय होनी चाहिए मदद? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा मोदी मोदी आप लोग करते हैं। हम आपको 20 बरस से सैलरी भी आपका वही लोग मना किया है। हम जितना बार चले, वित्त रहित शिक्षक लोग हमको कहता है कि भैया हम लोग का कितना साथी शिक्षक आत्महत्या कर लिया, बेटी का शादी नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई आप जगो तो सही 25-30 बरस से। लेकिन जब शिक्षा की जो बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा, उसमें वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी भूमिका होगी। अपने आप आपको सैलरी मांगना नहीं पड़ेगा। देखिए जितने भी शिक्षक हैं, आप ये समझिए, या दूसरे लोग भी हैं, बिहार में हर आदमी समझ रहा है कि जहां दूसरे बिहार डूबे डूबे हमारा किसी तरह काम हो जाए। हम रोज कहते हैं भैया जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिहार गरीब हो जाए और शिक्षक का सैलरी 80,000 हो जाए। ये कैसे संभव? बिहार में सारे लोग बेरोजगार हो जाए और सांख्यिकी के लोग बहाल हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर बिहार की व्यवस्था सुधरेगी तो उसमें शिक्षकों की स्थिति भी सुधरेगी, संविदा कर्मियों की स्थिति भी सुधरेगी और दूसरे लोगों की भी स्थिति सुधरेगी। अब स्थिति सुधारने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? 6 बात जो जन सुराज की व्यवस्था बनते के साथ हो जाएगी, मतलब 1 महीना के अंदर। पहली बात हमने कहा, ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं भैया ये क्यों कीजिएगा? आप तक गांधी जी का फोटो लगाए हैं, जो गांधी को कुछ नहीं पढ़ा है वो कहता है कि गांधी जी ने कहा था शराबबंदी लागू करने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में पहली बात कि शराबबंदी लागू है ही नहीं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब एक फर्जी कानून बना दिया गया है, जिसकी वजह से शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। और इस व्यवस्था में क्या हो रहा है? बिहार सरकार का, आपका, हमारा 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, शराब माफिया के पास, पुलिस वालों के पास, और जो गरीब आदमी है वो मर रहा है। जब से ये फर्जी शराबबंदी कानून आया, 8.5 लाख लोगों पर केस हुआ है। 6.25 लाख लोगों केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। 1,23,000 में ज्यादातर लोग वो हैं जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो बेचारा जेल में शराबबंदी के कानून में बंद है, और जितना पैसा वाला शराब माफिया है वो सरकार में शराब बेचवा भी रहा है, पी भी रहा है, और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो जन सुराज की व्यवस्था बनी तो शराबबंदी गया, ये फर्जी शराबबंदी का कानून गया। और आपने ये भी देखा होगा कि पहली बार बिहार के समाज में सूखा नशा जितनी तेजी से पिछले 4-5 साल में बढ़ा है,
बिहार में इतना सूखा नशा कभी नहीं था। और ये ध्यान रखिए, अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो जैसे उड़ता पंजाब आप सुने हैं, वैसे थोड़े दिन में उड़ता बिहार आपको दिखेगा। गांव गांव में लड़के सूखा नशा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग शराबबंदी को हटाने वाले। दूसरा काम हम लोगों ने कहा कि जैसे ही ये व्यवस्था बहाल होगी, जनता का राज आएगा, जन सुराज आएगा, तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को, जो नीतीश कुमार 400 रुपया दे रहे थे, अभी वोट के लालच में 1100 किए हैं, इसको बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया जाएगा, ताकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसी महिला पुरुष को, गरीब घर की महिला पुरुष को कम से कम एक बेसिक लाइफ का जो सुविधा है वो रहे। 2000 से भी कुछ होगा नहीं, लेकिन कम से कम गांव में खाने पीने के लिए वो महिला, उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तीसरी बात जो कही गई कि जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो एक नया विभाग, नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि बिहार से पलायन को 1 साल के अंदर पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। उसके लिए 50 लाख लोगों को यहाँ रोजगार की जो व्यवस्था करानी है। कोई कह रहा है कि सरकारी नौकरी की बात, भैया हम ही ने ये बात बताया, ये झांसे में मत पड़िए कि सरकारी नौकरी से आपका बेरोजगारी दूर होगा। आजादी के बाद टोटल जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं बिहार में, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 26.5 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड। मतलब 2% आदमी ही सरकारी नौकरी करता है। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है न कभी हो सकती है। कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा हम 10 लाख दे देंगे। मान लीजिए कि 10 लाख दे भी दिया तो 26 बढ़ के 36 लाख हो जाएगा। 13 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? 3 करोड़ परिवार है। 10 लाख नौकरी मिल भी जाए तो भी उससे क्या होगा? पहले तो आप दे नहीं सकते हो, अगर दे भी दिए तो भी उससे बिहार का बेरोजगारी पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद करने का जो जन स्वराज ने फॉर्मूला दिया है कि रोजगार के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। दुनिया में जितने बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने बताया है 3 ही रास्ता है। एक रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन, और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी, व्यापार। अगर आप पढ़ लिख कर होशियार हैं, नौकरी कर लिए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ाई और रोजगार का अवसर नहीं है, आपके पास बढ़िया जमीन हो, तो जमीन के जरिए भी आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, ये दोनों नहीं है, आपके पास पैसा, पूंजी हो, तो कोई रोजी रोजगार, दुकान, व्यापार करके भी आप अपना भरण पोषण, परिवार चला सकते हैं। अब बिहार में स्थिति से देखिए, हम लोग सड़क, बिजली, पानी की बात क्यों नहीं करते? जब तक ये 3 बात नहीं सुधारा जाएगा तब तक बिहार से गरीबी खत्म नहीं हो सकती है। शिक्षा का आलम ये है कि 2/3 से ज्यादा लोगों के पास पढ़ाई का कोई अवसर ही नहीं है। गरीब का बच्चा आज पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। पहले भी यहाँ कोई शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। हम लोग भी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन हर गांव में, हर प्रखंड में, जिला में 1-2 विद्यालय ऐसा जरूर था जहां से पढ़कर आप आगे जा सकते थे। ये नीतीश कुमार ने जो समता मूलक समाज शिक्षा नीति बनाया, इसके नाम पर हर गांव में स्कूल खोल दिया। नतीजा क्या हुआ? स्कूल के नाम पर जहां बिल्डिंग बना वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाई नहीं है, बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोग को लग रहा है कि बिहार में खिचड़ी बंट रहा है इसलिए व्यवस्था खराब है। मेरे भाई, खिचड़ी तो सिर्फ 6वीं 8वीं क्लास तक बंट रहा है। 8वां क्लास से ऊपर के विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, नियोजित शिक्षकों ने बर्बाद कर दिया। अगर ऐसी बात होती तो आप बताइए पटना साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। मेरे भाई, शिक्षा की हालत इसलिए खराब है कि समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की कोई प्राथमिकता है ही नहीं। ना लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ना सरकार पढ़ाना चाहती है। लोग भी समझते हैं भाई पढ़ लिख के क्या होगा, नाम लिखाया है सरकारी स्कूल में सिर्फ कुछ लाभ पाने के लिए।
कि वहां से पोशाक का पैसा मिल जाए, साइकिल का पैसा मिल जाए, खिचड़ी खाने को मिल जाए। विद्यालय में खिचड़ी नहीं मिलेगा तो गांव में हल्ला हो जाएगा कि हेडमास्टर साहब लूट रहे हैं। और उस विद्यालय में अगर कोई अंग्रेजी का, गणित का अध्यापक साल भर न रहे तो उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। सरकार भी ये समझ रही है कि भाई 77,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, तो चलो कुछ काम तो इनसे निकालो। शिक्षकों को इतना पैसा दे रहे हैं, ये पढ़ा तो लोग रहे नहीं है, तो इनसे कुछ काम कराओ। तो सरकार क्या करती है कि चलो भैया वोटर लिस्ट बनाओ, स्वच्छता मिशन का काम करो, जो भी गैर शैक्षणिक काम है उसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। तो भाई ये सुधार तब होगा जब समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा होगी। जनसुराज क्या कह रहा है इसके लिए? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्री में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, जहां दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, वहां पर लोगों ने ये पाया कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू द चिल्ड्रन, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय उन जगहों पर स्कूल बनाइए जहां पर सारे बच्चों को बस के माध्यम से या दूसरे साधन से लाया जा सके। बिहार का अध्ययन कीजिएगा तो आप पाएंगे कि हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं, हर प्रखंड में, आप लोग भी रहते हैं अपने गांव देहात में, देख लीजिएगा, हर प्रखंड में अगर 5 सही जगह पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से स्कूल बस के जरिए 20 मिनट के अंदर बच्चे उस स्कूल तक न पहुंच सके। तो जनसुराज ने पहला जो वादा किया है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो हर प्रखंड में प्रति वर्ष एक नेतरहाट के स्तर का विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाएगा। नेतरहाट के स्तर का क्यों? ये आपके रेफरेंस के लिए। नेतरहाट सरकारी विद्यालय था। एक सरकारी विद्यालय नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय हो तो कितने परिवार, कितने बच्चों का भला होगा। लेकिन जो बिहार के पास पैसा है, इसमें हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बनाने का साधन हम लोग के पास नहीं है। तो इसलिए जनसुराज ने कहा कि हर साल हम लोग एक ही विद्यालय बनाएंगे, हर प्रखंड में एक विद्यालय, ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 बन जाए। अगर हर साल एक प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट जैसा बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो जो 77,000 करोड़ का शिक्षा का बजट है बिहार का, उसका 1/3 पैसा जनसुराज की व्यवस्था बनी तो उसमें से 20,000 करोड़ रुपया हर साल हर प्रखंड में एक नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाने के लिए खर्च किया जाएगा, ताकि अगले 5 वर्ष में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय हर प्रखंड में बन जाए। दूसरी बात कि जब तक ये व्यवस्था बनेगी तो बच्चों की उम्र तो रुकेगी नहीं, उनका क्या होगा? तो जनसुराज ने ये कहा कि जब तक ये 5 विद्यालय न बन जाए तो जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवार हैं, उनको ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि हर गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में तुरंत उसके लिए सुविधा हो जाए। अब कुछ लोगों को लगता है कि भैया अगर आप कहिएगा कि प्राइवेट में पढ़ेगा तो सब प्राइवेट में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। दुनिया भर के रिसर्च में ये बताया गया कि अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों का विकल्प हो, दोनों में अच्छी सुविधा हो, तो ज्यादातर लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई कह दे कि आपके बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ना है, उसका फीस आपको अपने जेब से देना होगा। और अगर आप MIT दिल्ली में पढ़ाइएगा तो उसका फीस सरकार देगी। तो ज्यादातर आदमी क्या कहेगा? भैया हमको MIT में फीस नहीं लेना, हमको साइंस कॉलेज में एडमिशन कराइए। अगर आपको कोई कह दे कि पटना PMCH से आपको मेडिकल आपके बच्चे को आप कराइएगा तो उसका फीस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप अपना बच्चा को रमैया कर्नाटक में भेजिएगा, उसका फीस सरकार देगी। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना PMCH में एडमिशन चाहिए। आपको अगर अभी दिल्ली जाए, आप कोई बीमारी हो जाए, बोले भाई एम्स में जाओगे कि अपोलो में,
एम्स में अगर एडमिशन मिल जाए तो ज्यादातर लोग एम्स में जाना चाहेंगे। ये दुनिया का रिसर्च है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सुविधा हर परिवार को दे दी जाए कि भाई प्राइवेट में पढ़ा लो या सरकारी में, तो करीब करीब 1/3 बच्चे, 1/3 परिवार प्राइवेट में नाम लिखाएंगे, तो उसमें 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। जो बाकी पैसा बच जाएगा उससे अभी वाली जो मरी हुई शिक्षा की व्यवस्था है इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक अंतिम बात, कई लोगों को लगता है कि सरकारी व्यवस्था फ्री है। सरकारी व्यवस्था फ्री नहीं है। बिहार में जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल हर विद्यार्थी पर प्रति महीना सरकार 864 रुपया खर्च कर रही है। 864 रुपया। ध्यान रखिए, जो 77,000 करोड़ का बजट है, तो प्रति बालक, प्रति लड़का अगर उस पर काउंट कीजिएगा तो 864 रुपया सरकार खर्च कर रही है। और उसी गांव में प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा लग रहा है? अगर सरकार निगोशिएट करे तो 400-500 के फीस में गांव के स्तर के प्राइवेट विद्यालय बहुत आराम से बच्चों को लेकर पढ़ा सकते हैं। इसलिए जन सुराज ने शिक्षा को सुधारने का ये 2 मंत्र दिया है कि जैसे ये व्यवस्था बनेगी, हर साल हम लोग 5 वर्ष में देश की सबसे अच्छी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बिहार में खड़ा कर देंगे। और जब तक ये व्यवस्था बनाने में जो 5 वर्ष लगेगा, किसी के बच्चे को तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको सुविधा रहेगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाइए। अब आ गई बात रोजगार पलायन की। ये बात करके खत्म करेंगे, आपको भी घर जाना है। आदमी कहता है भैया बड़ा क्या क्या ज्ञान बात बोलते हैं, ज्यादा समझ में नहीं आता है। अगर रोजगार चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि बिहार में पलायन क्यों होता है। बिहार में पलायन सिर्फ लोगों का नहीं है। बिहार में लोगों का पलायन इसलिए है, आपको मालूम है 50 लाख लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि बिहार से 2.5 लाख करोड़ रुपया का भी पलायन होता है। जैसे आपके बच्चे जाते हैं बाहर, वैसे आपका पैसा अडानी अंबानी बिजनेसमैन का नहीं, बिहार के लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल बैंक वाले यहां से भेजते हैं दूसरे जगह। ये आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं, बैंक की ये जिम्मेवारी है कि उसमें से 70% पैसा समाज को वापस दे, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेती के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। ये आंकड़ा जारी करता है रिजर्व बैंक। 100 रुपया बैंक में अगर जमा होगा तो कम से कम 70 रुपया बैंक को वापस कर्ज के तौर पर लोगों को, समाज को देना है। देश में ये स्तर है 74। मतलब पूरे देश के लोगों ने जो बैंकों में पैसा जमा किया, 100 रुपया जमा किया तो 74 रुपया लोन मिला। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 100 रुपया हम लोग बैंक में आप हाजीपुर में जमा कीजिएगा तो 40 रुपया लोन मिलेगा, 60 रुपया ये पैसा बाहर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में टोटल पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़। ये ध्यान से सुन लीजिए, नेताजी लोग को आकर नहीं बताएंगे। बिहार की जनता ने पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़। अगर 70% सीडी रेशियो होता तो बिहार के लोगों का हक था 2,80,000 करोड़ रुपया हम लोग को मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? वो बैंक वाला अपने घर में तो रखा नहीं है, वो पैसा चला गया गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहां पर उद्योग लग रहे हैं, जहां पर आपके बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। अब आप कहिएगा भैया ये कौन नया चीज शुरू की है? 1990 से लेकर 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है कि करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा चला गया दूसरे राज्य में। आप जरा समझिए, अगर 25 लाख करोड़ रुपया यहां रहता तो कितने ज्यादा लोग अपना घर बनाते, कितने ज्यादा लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाते,
कितने ज्यादा लोग गाड़ी खरीदते, कितने ज्यादा लोग स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदते, अपना खेती सुधारते। तो जो पहला, अभी आप अगर इसको आप समझना चाहते हैं बोलचाल की भाषा में, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी मोटरसाइकिल गाड़ी से आया होगा। कोई इसमें आदमी ऐसा नहीं है जो लोन पर गाड़ी नहीं लिया है। अगर लोन पर गाड़ी नहीं लीजिएगा, ट्रैक्टर अगर लोन पर न खरीदाएगा तो आधा से ज्यादा आदमी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। लोन की सुविधा है तो हर किसान ट्रैक्टर खरीद पा रहा। लोन की व्यवस्था हो गई तो देखिए घर घर मोटरसाइकिल आ गया। तो ये पूंजी की ताकत है। तो पहला काम जो जन स्वराज करेगा कि बिहार में सीडी रेशियो को 70 किया जाए, ताकि कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को उपलब्ध हो जाए बिजनेस व्यापार करने के लिए। अब आप कहिएगा कि अभी की सरकार ने क्यों नहीं इसको सुधारा। ऐसा नहीं है कि बैंकों की मन मर्जी है, तो चाहे तो पैसा दे, चाहे तो ना दे, ऐसी बात नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती है जिसका काम है ये देखना कि बैंक में जितना पैसा जमा हुआ उसका 70% पैसा समाज को मिले। लेकिन जैसे यहाँ पर शिक्षक नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहा है, जैसे डॉक्टर साहब, पुलिस सिपाही, सीओ बीडीओ उनकी बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाला भी नहीं मान रहा है। और लोगों की इसकी ज्यादा समझ भी नहीं है। आप बिहार के फिनांस मिनिस्टर को बुलाकर पूछिए कि भाई सीडी रेशियो क्या होता है। ये प्रशांत किशोर कह रहा है कि 25 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर चला गया, तो उसको पता ही नहीं कि चीज होता क्या है। उसको तो इसी में फुर्सत नहीं कि कितना रुपया लूट ले, फुर्सत कहाँ है देखने का। तो जन स्वराज पलायन रोकने के लिए जो पहला काम कह रहा है कि बिहार में सीडी रेशियो को सुधारेंगे, 3 महीना के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाएगा लोगों को रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार के लिए। दूसरी बात कही जा रही है कि हम लोग मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे। जो भी किसान अभी धान, गेहूं, मकई, बाजरा की खेती कर रहा है, अगर वो नगदी फसल की खेती करने लगे तो उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जितने कृषि आधारित मजदूर हैं जो पंजाब में, हरियाणा में जा रहे हैं मजदूरी करने, वो सारे लोग बिहार के खेतों में, बिहार के कृषि क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अभी बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती होती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में ही नकदी फसल होता है। कृषि वैज्ञानिक बताएंगे आपको कि कम से कम 1/3 जमीन में नकदी फसल की खेती होनी चाहिए, मसाला, फल, सब्जी, जिसमें आपको ज्यादा आमदनी हो। तो दूसरा ही जो बात जन स्वराज कह रहा है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो धान, गेहूं की खेती छोड़कर सब्जी, फल, मसालों की खेती करे, ताकि लैंड से प्रोडक्टिविटी बढ़े और मजदूरी के अवसर पैदा हो। और उसमें 1 रुपया नहीं लगना है, क्योंकि ये मनरेगा का पैसा दिल्ली से मिलता है। पिछले वर्ष 100 रुपया जो बिहार सरकार को दिया गया उस दिल्ली से मनरेगा के लिए, उसमें 60 रुपया हम लोगों ने दिल्ली में ही छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको यहाँ खपाने का कोई स्कीम, योजना ही नहीं था। जो 40% आया उसमें जो लूट हो रहा है उसका चर्चा आप रोज करते हैं। 100 में 60 रुपया लेकर ही नहीं आए। तो दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, इससे जितने कृषि आधारित मजदूर बाहर जाते हैं उनका जाना बंद हो जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग कह रहे हैं कि जो भी रोजी रोजगार बिहार में करना चाहता है, बिहार के समाज में एक बहुत बड़ी धारणा है, लोग यहाँ पर लोन लेकर, कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करने की उनकी मेंटालिटी नहीं है। समाज का अध्ययन कीजिएगा तो यहाँ पर लोग कर्ज 3 बातों में लेते हैं: बेटी के ब्याह में, बेटा को पढ़ाने में, घर बनाने में, और अगर कोई इमरजेंसी हो गई, बीमार पड़ गया तो लोन लोग इसी चीज के लिए लेते हैं। बिजनेस व्यापार के लिए लोन लेने वालों की संख्या कम है। इसकी वजह क्या है? समाज शास्त्री बताते हैं कि इसकी वजह यहाँ पर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। गांव देहात में जो सूदखोर लोग हैं, 5%, 6% पर ब्याज पर लोन देता है, तो लोगों के मन में एक डर है कि अगर कर्ज लिया तो जीवन भर उसको ब्याज देते देते ही उसका निकल जाता है। इसलिए लोग लोन लेकर काम नहीं करते हैं। तो ये नई व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं कि जो आदमी भी रोजी रोजगार करना चाहता है
अगर आप कर्ज लेकर लोन लेकर आप रोजी रोजगार करेंगे तो आपको ब्याज के तौर पर सिर्फ 4% रुपया ही लगेगा। बाकी का ब्याज का पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि आपको ब्याज का डर खत्म हो समाज में। इसका फायदा क्या होगा? अगर 1,00,000 करोड़ रुपया लोगों ने लोन लिया, कर्ज लिया बैंक से, तो उस पर ब्याज बना 10,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ रुपया आप दीजिएगा और 6,000 करोड़ रुपया अगर सरकार देगी तो 1,00,000 करोड़ का मतलब है 4-5 लाख परिवार अपने से स्वरोजगार में लग जाएगा। 4 आदमी को रोजगार देगा सो अलग। ये जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं तो 3-3.25 लाख, बिहार सरकार का बजट है 3,17,000 करोड़। 3,17,000 करोड़ में से अगर हम 6,000 करोड़ रुपया दे दे तो 1,00,000 करोड़ रुपया सरकार बिहार के लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो बिहार में इसी 3 चीज को, इकोनॉमिक्स में एक विधा है जिसको कहते हैं इकोनॉमेट्रिक्स, जिसमें ये अगर कंप्यूटर में आप डालिएगा ये डेटा कि अगर ये 3 चीज किया जाए तो क्या होगा, ये तीनों चीज किया जाएगा तो अगले 1 साल में कम से कम 50 लाख लोगों को 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का अवसर बिहार में पैदा हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि साल भर में पलायन को बंद कर देंगे। बिल्कुल उसका पूरा प्लान दे रहे हैं। वो तेजस्वी यादव वाला ये झूठा बात नहीं है कांग्रेस वाला कि हम आएंगे तो सबको 2,500 दे देंगे। कैसे दे दोगे भाई? अगर आप समझिए, लोग कहते हैं कि नेता ठगता है। नेता कहां ठग रहा है? वो तो पहले कह रहा है कि भैया हम संभल जाओ, हम तुमको ठगेंगे। आप संभलना ही नहीं चाहते। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, मतलब 6.5 करोड़ महिला हुई। 6.5 करोड़ में अगर नाबालिग लड़कियों को हटा दे तो 4.5 से 5 करोड़ महिला, 4.5 से 5 करोड़ महिला अपना मोबाइल निकालिए और 4.5 करोड़ महिला को अगर हर महीना 2,500 रुपया दीजिएगा तो 4.5 करोड़ गुने 2,500 गुने 12, टोटल पैसा कितना हुआ? करीब करीब 1,54,000 करोड़ रुपया। बिहार का बजट है नहीं है उतना, कहता है कि हम सबको 2,500 रुपया दे देंगे। और लोग जो हैं, रुकिए सवाल अभी बोल रहे उसके बाद पूछिएगा। 1 लाख, बिहार में जो 3,17,000 करोड़ का बजट है उसमें सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद, सरकारी जो स्टैब्लिश्ड खर्चा है उसके बाद 1,00,000 करोड़ रुपया ही बचता है सारी योजना को चलाने के लिए। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस कह रहा है कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपया आपके महिलाओं को दे देंगे। और लोग बुर्बक बन के वोट दे भी देगा और फिर अगली बार कहेगा देखिए हमको तो ठग लिया। अरे भाई, तो पहले ही बता रहा है कि तुमको ठगेंगे। जिसके पास 10 रुपया है कह रहा है कि हम 15 देंगे, तो ठगने के बाद तो पहले बता रहा है। आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, उसमें जोड़ लीजिए। 4.5 करोड़ महिला, 2,500 रुपया 12 से गुना कर लो, 1.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा होगा। आपके मोबाइल में वो नंबर आएगा भी नहीं, इतना बड़ा नंबर है। और लोग समझने को, और हम लोग जो कह रहे हैं इसमें 1 रुपया नहीं लगना है। बजट से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया लगना है। जो हम बात बता रहे हैं कि हम महिलाओं को 2,000 रुपया देंगे, 60 से ऊपर को महिला पुरुष को, उसमें हमको 4,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। जो अभी सरकार दे रही है इसमें 4,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हम दे दें तो सबको 2,000 रुपया 60 वर्ष से ज्यादा लोगों को मिलने लगेगा। दूसरी बात, जो यंग आदमी है उसको 2,000 रुपया नहीं चाहिए, उसको रोजी रोजगार का अवसर चाहिए। उस महिला को रोजगार देंगे तो वो बात बनेगी, उसको 2,000 रुपया देके जीवन भर कैसे चला सकते हैं। तो हम लोग जो योजना बता रहे हैं, शिक्षा के लिए आपको हमने बताया कि भाई हम 1 स्कूल बना सकते हैं, 5 नहीं बना सकते हैं क्योंकि उतना ही पैसा है, लेकिन 5 बरस में जरूर वहां तक पहुंचा देंगे। आप समझिए, नीतीश कुमार 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं। अगर हर साल 1 विद्यालय भी बनाया गया होता तो एक प्रखंड में 20 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बन गए होते। इसलिए थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और बिहार की व्यवस्था तब सुधरेगी जब यहाँ पर इसको फिर से ज्ञान की भूमि बनाया जाएगा। बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं है, बिना सरस्वती का लक्ष्मी का उपाय नहीं है। सरस्वती का आराधना करना ही पड़ेगा। बिहार का जब गौरवशाली इतिहास था तब आप नालंदा का बात करते हैं,
आप विक्रमशिला की बात करते हैं, किसी सीमेंट फैक्ट्री का, चीनी फैक्ट्री का बात नहीं होता है। जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं तो ये सड़क बनेगी, इस पर बस चलेगा, रेलवे लाइन बिछेगी, ट्रेन चलेगा, और उन बसों में, उन ट्रेन में आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे। आपका जीवन जैसे था वैसे ही रह जाएगा। इसलिए सड़क, ट्रेन, बस पर वोट देना बंद कीजिए। हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। सहरसा से मोदी जी ने कहा कि हम वंदे भारत ट्रेन यहां से चलेगा, जिससे श्रमिक परिवार के लोग गुजरात, महाराष्ट्र अच्छे से जा पाएंगे। मेरे भाई, आप देखिए कितना बड़ा मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से ट्रेन चलाएंगे जिससे आपके बच्चे गुजरात, महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करेंगे। आप जरा सोचिए कि मोदी जी की बात गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात से वंदे भारत ट्रेन चलेगा जिससे लड़का तमिलनाडु जाएगा मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज भी तो जहाज चलाता था। आपके लोगों को, आपके पूर्वजों को ले जाके मॉरिशस, फिजी में नौकरी, गुलामी कराने के लिए। तो आपका भला थोड़ी ना होगा। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर, जानवरों को तरह जाकर गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करें। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन दूसरे काम के लिए होनी चाहिए, मजदूरी करने के लिए, मजदूर ढोने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सड़क पर बहुत लोग वोट दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है बड़ा बिहार में हाईवे बन गया है, इससे बड़ा मूर्खता का कोई बात नहीं है। अरे भाई, अगर आप गुजरात को बंगाल से सड़क से जोड़िएगा तो बिहार के हवा में थोड़े ना रोड ले जाइएगा, बिहार के थ्रू ही तो जाइएगा। बिहार पर कोई एहसान थोड़े ना हो रहा। अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना है, अगर कलकत्ता को अहमदाबाद से जोड़िएगा तो सड़क जो बनेगी वो तो बिहार होकर ही तो जाएगा भाई। और उसको गिनवाता है कि हम बिहार में बहुत बड़ा कल्याण, बहुत बड़ा कर दिया आप पर एहसान। तो मेरे भाई, आप जगिए, अपने लिए जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए। नहीं जगोगे तो जीवन भर आने वाली पीढ़ी को भी बिहारी कहकर गाली ही सुनना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है, बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। ठीक लगे तो जुड़िए, और न ठीक लगे तो बैठ के बाहर बैठ के कमेंट्री करते रहिए। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भैया कौन जीतेगा। तो अंतिम बात कह के खत्म करेंगे। महाभारत का कहानी आप सुनते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा चर्चा होती है अभिमन्यु के चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह की कथा आप सुनते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। कथाओं में बताया जाता है कि 6 दरवाजा तोड़ने के बाद अभिमन्यु को सबने घेर कर मार दिया। लेकिन आज भी अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके वीरता की चर्चा होती है, अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है। उसको घेर कर मारने वालों की कोई चर्चा नहीं करता है। तो बिहार को सुधारने के लिए ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अब आप तय कर लीजिए कि आप उसमें कंधा लगाना चाहते हैं, कि घेर कर मारना चाहते हैं, कि बाहर बैठ के कमेंट्री करना चाहते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। आलोचना, जो कुछ नहीं करता है वो आलोचना करता है। सुझाव, जो लोग कंधा लगाएंगे वो सुझाव दे सकते हैं। जो कुछ नहीं करेगा बाहर बैठ के आलोचना करेगा, ये खराब है, वो खराब है। जो सुधार करना चाहता है उसको इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार को सुधारने के लिए प्रयास चाहे हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। आप तय कर लीजिए, आपको अच्छा लगे तो कंधा लगाइए, और नहीं तो जिसका झंडा लेकर ढोते रहिए। लेकिन अगर वो कीजिएगा तो ये बात के लिए तैयार रहिए कि आने वाली पीढ़ी आपको भी